हेलो स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथ्स क्लास 11th एनसीईआरटी का, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें से ये जो वर्ड है परम्यूटेशंस, वो आप कह सकते हो कि आपने कहीं ना कहीं नहीं सुना होगा। बट कॉम्बिनेशन वर्ड आप रेगुलर लाइफ में बहुत बार सुनते भी हो, बट आपका ध्यान नहीं गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए हो, इंटरवल के अंदर आप बाहर गए, आपने देखा कि देयर आर सो मैनी कॉम्बोस, पेप्सी और पॉपकॉर्न का कॉम्बो। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बो, आप मैकडोनल्ड्स में गए तो भी आपको अलग अलग टाइप के कॉम्बो का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशंस। आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन जो है वो यूज होता है कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, एंड द परम्यूटेशंस इज यूज फॉर the arrangement. इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड होता है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन के ऊपर। और आप रेगुलर लाइफ में कितनी बार ये सारी चीजें यूज करते हो? एक टीचर सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी परम्यूटेशन अप्लाई कर सकता है। इवन किसी को प्राइज देना हो, इवन आप जब 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि कॉलेज की जो सीट अरेंजमेंट है, वो भी किससे रिलेटेड है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। इवन आपके मोबाइल के पासवर्ड्स जो आप बनाते हो, उसमें जो एथिकल हैकिंग का जो कोर्स करेगा इन फ्यूचर, तो आप समझो कि हैकर लोग किसी का भी लॉक, यानी कि किसी का भी पासवर्ड कैसे ब्रेक करते होगे। उनके पास ऐसा तो क्या सॉफ्टवेयर होगा, तो वो जो भी सॉफ्टवेयर होगा उनके पास, उसके पीछे कोडिंग में यही चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैथ्स में दो टाइप के चैप्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मूला एंड लॉजिक बेस, और दूसरा होता है लॉजिक बेस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिक बेस है, और ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी में बहुत काम लगने वाला है। और प्रोबेबिलिटी क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। इवन इसके बाद का जो चैप्टर है बाइनोमियल थियरम, इसमें भी ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट काम लगने वाले हैं। तो लेवल, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर विथ जेडबलई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जगह पर ये चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा। परम्यूटेशन इज यूज फॉर द अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर द सिलेक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओनली एंड ओनली अबाउट द परम्यूटेशंस, यानी कि अरेंजमेंट के बारे में, कि अरेंजमेंट किस तरह से होती है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट के लिए आप कह सकते हो कि सबसे पहले यूज होगा आपके लिए, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये थियरम है और आपकी लाइफ में भी ये बहुत काम लगने वाला है, फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग। ये थियरम को समझने के लिए दो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग गिवन है। मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट्स है या एक कोई पर्सन है मोहन, उसके पास 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट है, और उसको कहीं बाहर जाना है कोई फंक्शन में, और वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा पैंट सेलेक्ट करूं और कौन सा शर्ट सेलेक्ट करूं। ऑल आर इक्वली गुड, सो इन हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस अप विथ। इस टाइप का आंसर कौन देगा? तो परम्यूटेशन देगा। बट मान लीजिए कि किसी को परम्यूटेशन नहीं आता और इसका आंसर चाहिए, तो कितना कुछ सोचना पड़ेगा। लेट्स से आप कह सकते हो कि पैंट कितने हैं उसके पास? 3, और शर्ट कितने हैं उसके पास? 2। तो आप कह सकते हो कि यहां पर टोटल 3 2 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, 3 2 6, तो वो 6 डिफरेंट वे से रेडी हो सकता है। देखो यहां पर उसका एक प्रॉपर ट्री डायग्राम बना के भी दिया गया है। मान लीजिए कि यहां पर मोहन है, अब मोहन के पास 3 पैंट है, तो आप कह सकते हो पैंट 1, पैंट 2 एंड पैंट 3, तीनों में से कोई एक उसने सिलेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि पैंट 1 को सिलेक्ट किया। अगर मोहन ने पैंट 1 को सिलेक्ट किया तो अब शर्ट के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? 2। वो फर्स्ट शर्ट को S1 एंड सेकंड शर्ट को क्या नाम दे दिया? S2। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हुई? P1 S1, मतलब पैंट 1 शर्ट 1। एक पॉसिबिलिटी क्या हुई? P1 S2, यानी कि पैंट 1 एंड शर्ट सेकंड। 2 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली P2 के साथ भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, P2 S1 एंड P2 S2।
एंड सिमिलरली P3 के साथ भी दो पॉसिबिलिटी होगी, P3S1 एंड P3S2। तो इस तरह से लिस्ट बनाने जाओगे तो आंसर आपको क्या मिला, 6, कि भी मोहन 6 डिफरेंट पैर का यूज कर सकता है। बट यही आंसर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही इजी वे से देता है। कौन सी वे, तो याद रखना, इफ एनी फर्स्ट इवेंट इज अकर्ड इन M वे एंड the second event is occurred in n ways, the total event will be occurred in m into n, then answer is mn ways। यही कॉन्सेप्ट अगर इसमें अप्लाई करें कि द फर्स्ट इवेंट यानी कि पेंट, तो पेंट के लिए मेरे पास 3 ways एंड फॉर द शर्ट आई हैव 2 ways, सो 3 2s are 6, तो इसका आंसर आपको मिल गया 6 वे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नॉट ओनली फॉर 2 इवेंट, अगर 3 इवेंट है तो आपको तीनों की प्रोडक्ट करनी है, 4 इवेंट है तो चारों की प्रोडक्ट करनी है, तो ये आपको याद रखना। चलो एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्कूल बैग है, कैन बी सिलेक्टेड इन 2 डिफरेंट वे। आफ्टर अ स्कूल बैग इज सिलेक्ट अ टिफिन बॉक्स and it will be 3 different way, and there are 2 into 3 6 pair of school bag and the tiffin box। बट मान लीजिए कि किसी बच्चे के पास बैग 2 बैग है घर पे, 3 टिफिन बॉक्स है उसके घर पे, राइट, और मान लीजिए कि फॉर ईच ऑफ द पेयर, और वाटर बॉटल भी उसके पास 2 है, तो 2 बैग्स 3 टिफिन बॉक्स एंड 2 वाटर बॉटल। तो फर्स्ट इवेंट बैग सिलेक्ट करने के लिए 2 ways, टिफिन बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए 3 ways एंड वाटर बॉटल सिलेक्ट करने के लिए 2 ways। तो 2 into 3 into 2, द आंसर विल बी 12 डिफरेंट वेज। और ये 12 डिफरेंट वेज आप कह सकते हो कि यहां पर पूरा ट्री डायग्राम से दिखाया हुआ है। याद रखना लिस्ट हमें नहीं चाहिए ये चैप्टर में हमें सिर्फ ये फाइंड करना है इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज द एनीथिंग। सो परम्यूटेशन का मतलब भी यही है। सो आई होप कि आप सब फंडामेंटल प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एक और बार कि इफ एन इवेंट, पहली इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज following which another event occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event is given is m cross n। और अगर followed by any third event तो तीसरी इवेंट के भी वेज आपको प्रोडक्ट करने हैं। और यही आपका सिंपल था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी का यूज करके आप पूरा 6.1 इसी का यूज करके आप पूरा 6.1 जो है वो सॉल्व कर सकते हो। चलो यहां पर 6.1 की बात करूं, देन हाउ मैनी, राइट, यहां क्लियरली लिखा हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अब हमें यहां पर 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो देयर आर 3 इवेंट्स, यूनिट प्लेस, 10th place and the 100th place। For the unit place how many different ways and how many different digits are there, तो I have a 5 different digits जो मैं यूज कर सकता हूं। तो for the unit place आप कह सकते हो 5 possibilities। For the 10th place अब आप सोचो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, तो जो डिजिट मैंने यहां पे यूज की वही सेम डिजिट मैं 10th प्लेस पे भी यूज कर सकता हूं, तो अगेन 5। एंड फॉर द 100th प्लेस अगेन 5 बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो माय आंसर इज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम माय आंसर इज 125 डिफरेंट डिजिट्स मैं इसका यूज करके बना सकता हूं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। If repetition of the digit is not allowed, तो then you have to think कि मान लीजिए कि for the unit place I have 5 possibility, but for the 10th place at a time एक digit use हो गई,
तो फॉर द 10th प्लेस आई हैव ओनली 4 पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजिट एंड फॉर द 100th प्लेस 3 पॉसिबिलिटी। तो 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 23 ज़ा 60 डिफरेंट डिजिट्स मैं बना सकता हूँ। तो दिस इज द सिंपल फंडामेंटल थियरम ऑफ द काउंटिंग। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब एक बार 1 यूज हो गया तो फिर से यूज नहीं हो सकता है। तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, इफ रिपीटेशन इज अलाउड या नॉट अलाउड ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है तो देन यू कैन से रिपीटेशन इज अलाउड। चलो, इन द सेकेंड, हाउ मैनी 3-digit even number कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर की डेफिनेशन आपको पता होगी, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। कोई भी नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, इवन नंबर उसी कहा जाएगा जिसकी लास्ट डिजिट इवन हो। तो यहां पर हमें अगेन 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो 100th प्लेस, 10th प्लेस एंड द यूनिट प्लेस। अब मुझे इतनी ही डिजिट का यूज करना है, मैं 7 8 9 और 0 यूज नहीं कर सकता हूं। मेंशन किया गया है सब में 1 2 3 4 5 6 एंड द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। तो फॉर द यूनिट प्लेस हाउ मेनी पॉसिबल वे, तो आप कह सकते हो कि यहां पर 2 4 एंड 6 तीन ही, तो फॉर द यूनिट प्लेस ओनली 3 पॉसिबिलिटी आर देयर, 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज वो इवन नंबर बनेगा नहीं। अब यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, तो फॉर द 10th प्लेस ऑल 6 डिजिट्स यू कैन यूज, एंड फॉर द 100th प्लेस अगेन ऑल द 6 डिजिट यू कैन यूज। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 ज़ा 36 इंटू 3 is 108। सो 108 डिफरेंट इवन नंबर बन सकते हैं यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो नेक्स्ट, हाउ मैनी 4 letter कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मेंशन किया गया है एक भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पर 4 letter का कोड हमें बनाना है और मुझे पहले 10 letters ही यूज करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। तो फॉर द फर्स्ट प्लेस 10 पॉसिबिलिटी। अब आउट ऑफ 10 कोई एक लेटर यूज हो गया जो बाद में रिपीट नहीं करना है, तो फॉर द सेकेंड प्लेस आई हैव 9 ways, फॉर द थर्ड 8 and for the fourth 7 according to fundamental theorem of the counting m ways into n ways। आपको याद रखना है सबकी प्रोडक्ट कर दो, जो आए वो आपका फाइनल आंसर। इतने कोड आप बना सकते हो। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपको आपका पासवर्ड ब्रेक करना हो किसी को भी तो कितना टाइम लग सकता है। इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट जिसमें सिक्योरिटी हाई होती है वो लोग क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर यूज करो, एक स्मॉल लेटर यूज होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए, डिजिट भी यूज होना चाहिए। तो इट कांट बी अनब्रेकेबल बिकॉज इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी उसको ब्रेक करने की, तो किसी को भी टाइम लग सकता है। तो ऑलवेज ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है उसका यूज जो है बहुत सारी जगह पर, खास करके कंप्यूटर आईटी फील्ड में आगे बहुत होने वाला है। Now question number 4, how many 5 digits telephone number can be constructed using digit 0 to 9। अब यहां पर आपके दिमाग में थॉट आता होगा कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर, हाउ इज इट पॉसिबल। टेलीफोन नंबर तो कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इन सम ऑफ द कंट्री वहाँ पर टेलीफोन नंबर की डिजिट कम भी हो सकती है। आपने कभी सोचा है कि इंडिया में टेलीफोन डिजिट्स जो है वो 10 डिजिट्स का नंबर क्यों रखा है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आप सोचो आपका जो कंट्री कोड है इंडिया का वो क्या है, 091। क्यों 091? ये 2 डिजिट या 3 डिजिट का क्यों होता है? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री है वो अप्रोक्सीमेटली 197 198 जितनी है, तो 3 डिजिट्स का ही कोड दिया जाएगा। अगर आप जहां पर भी रहते हो उसकी नंबर प्लेट आप चेक करना, उसमें जो आगे का जो कोड दिया जाता है वो क्यों इतने डिजिट का होता है, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हो सकता है। हमें 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हैं यूजिंग 0 to 9। बट यहाँ कंडीशन क्या है, ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। तो आप खुद सोचो कि कोई 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, उसमें 67 लॉक कर दिए, 67 क्या हो गए, लॉक हो गए।
तो पीछे जो कितने डिजिट बचे, गलती से मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लिया है, नाउ 5 में से 2 डिजिट लॉक हो गए 67, यहाँ पर लिखा हुआ है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि 6 और 7 जो यूज हो गए वो अगेन यूज नहीं हो सकते हैं। तो आउट ऑफ 10 डिजिट, पूरे वर्ल्ड में 0 to 9 10 तो डिजिट है, आउट ऑफ 10 डिजिट 2 डिजिट यूज हो गई, तो फॉर दिस प्लेस हाउ मेनी पॉसिबल डिफरेंट वेज, तो आप कह सकते हो 8 वेज, इसके लिए 7 और इसके लिए 6, तो फाइनल आंसर इज 8 into 7 into 6। फाइनल आंसर इज 8 into 7 into 6। जो भी आपका आंसर आता है वो आपका कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, राइट। याद रखना सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो रैंडम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलो नाउ 5th क्वेश्चन, जो आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, जिसका आंसर भी शायद आपको पता होगा, बट ये आंसर आया कहां से, लेट्स लुक एट। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तो अब आप सबको पता है कि कॉइन जब टॉस करते हो तो 2 तो रिजल्ट मिलते हैं, हेड एंड टेल। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब टॉस करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी, सेकेंड टाइम कॉइन टॉस करोगे तो भी 2 पॉसिबिलिटी, थर्ड टाइम जब कॉइन टॉस करोगे अगेन 2 पॉसिबिलिटी, तो 3 टाइम जब कॉइन टॉस करोगे तो 2 into 2 into 2 की टोटल कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, देन आंसर इज 8। चलो एंड द लास्ट सम, गिवन 5 flags of the different color, how many different signals can be generated if each signal required at least 2 flags, right? Each required the use of 2 flags, exactly 2 flags, one below the other। तो मान लीजिए कि मुझे 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, मेरे पास 5 सिग्नल है, 5 फ्लैग है, तो फॉर द फर्स्ट आई हैव 5 पॉसिबिलिटी। अब मुझे डिफरेंट कलर यूज करना है, तो जो कलर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 5 में से कोई एक यूज करूंगा, तो फॉर द सेकेंड फ्लैग आई हैव ओनली 4 पॉसिबिलिटी, तो आंसर इज m ways into n ways, so total event occurrence is 20 ways। so सारे जितने भी सम थे उन सब का आंसर हमें कैसे मिला, फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग, जो बहुत ही इजी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई एक इवेंट m वे से हो रही है, दूसरी इवेंट n वे से हो रही है, तो टोटल अकरेंस ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, mn वेज। तो सारे क्वेश्चंस हमने प्रोडक्ट करके ही सॉल्व किए। यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि हाउ मेनी डिफरेंट वे इज पॉसिबल इन दिस इवेंट। सो आपका 6.1 बहुत ही इजी था, जो आप आराम से सॉल्व कर दिया है आपने। नाउ वी हैव टू मूव ऑन इनटू द 6.2, जो एक्चुअली बहुत इजी है। एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल। तो कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टोरियल। चलो द फैक्टोरियल नोटेशन, तो यहां पर ये फैक्टोरियल एक्चुअली क्या कहना चाहता है, तो द फैक्टोरियल का सिंबल जो है वो थोड़ा सा सिमिलर है, तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं घुसना है। एन फैक्टोरियल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये सिंबल का, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है, और ये फैक्टोरियल सिर्फ आप फाइंड कर सकते हो होल नंबर में, फ्रैक्शन में नहीं, नेगेटिव नंबर्स में भी नहीं। 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1। 2 फैक्टोरियल, यानी कि यहां एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, एक डिक्रीज करना है टिल 1, यानी कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 4 3 2 1। अब देखो 4 फैक्टोरियल क्या हो सकता है, तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे ही 1 आता है यू हैव टू स्टॉप। सो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 24। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6। सिमिलर वे से 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सब की प्रोडक्ट करोगे, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 120। ये फैक्टोरियल इतना कमाल का है कि आपका जहां मन हो उसको आप वहां पर स्टॉप कर सकते हो। जैसे कि 5 फैक्टोरियल जो है, यहां पे मैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। हाउ, वाई, बिकॉज ये देखो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मेरा मन है कि मुझे 3 पे स्टॉप करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर मेरा मन है डिपेंड, यानी कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मुझे जहां पर स्टॉप करना है वहां पर मैं फैक्टोरियल का सिंबल कर सकता हूं। क्लियर। सिमिलर वे से n फैक्टोरियल जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n इंटू
n-1 फैक्टोरियल, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। अगर मुझे यही कंटिन्यू करना है तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। जहां मेरी मर्जी होगी वहां पर आप स्टॉप करके फैक्टोरियल का नोटेशन कर सकते हो। क्लियर? सो आई होप के फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। अब यही फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 6.2 में काम लगने वाला है, जिसमें बहुत इजी सम है। जैसे कि यहां पर 8 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कह सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये ध्यान रखना है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, फैक्टोरियल को कॉमन निकाल देते, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको दोनों को सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, या फिर आप 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप पूरा 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 1। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 6 3 जा 18। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई यहां पर 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। बट आप फैक्टोरियल कॉमन निकाल के या कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। सिमिलर वे से सेम नीचे एक इक्वेशन है जिससे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि ये एडिशन नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं निकल सकता, उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। देन आंसर इज नो, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्लियरली ये दोनों में कौन बड़ा लग रहा है आपको 8, तो 8 को मैंने बताया था जहां मर्जी है, पता है कि फैक्टोरियल मतलब डिक्रीज ही करना है 1 तक, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल तो आपका क्या हो जाएगा कैंसल आउट। यहां 2 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये आपका आंसर 28। तो आप कह सकते हो कि थर्ड का आंसर आपको क्या मिल गया 28। एंड फोर्थ 6.2 में एक ही सम अच्छा है, विच इज द क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल को मैं डिक्रीज कर सकता हूं 6 तक, और ये 8 फैक्टोरियल को भी मैं डिक्रीज कर सकता हूं 6 तक। अब आप एक काम करो, ये दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1/7, यहां पर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। दोनों साइड से आप कह सकते हो कि 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसल। वापिस आप एलसीएम लो 7 प्लस 1 8/7 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7। अगेन आप कह सकते हो कि 7 7 कैंसल आउट, 8 सामने आ जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64। सो कोई भी इक्वेशन आई, ये तो बहुत इजी इक्वेशन थी, कोई भी इक्वेशन आई रिलेटेड टू फैक्टोरियल तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इवेल्यूट द n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बहुत ही इजी सम है, यू हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट, n की जगह पर 6 एंड r की जगह पर 2, n की जगह पर 6 एंड r की जगह पर अगर मैं 2 रिप्लेस करूं तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कैंसल आउट 6 5 जा 30। सिमिलर वे से आप सेकंड सॉल्व कर सकते हो। तो ये परम्यूटेशन चैप्टर एनसीईआरटी बुक जो बनाई है, तो इतना ध्यान रखना पता नहीं किसने बनाई है, बट इतने इजी सम नहीं देने थे। इतने इजी सम देते तो आपको ये लगता कि भी ये सबसे इजी टॉपिक है परम्यूटेशन, बट एक्चुअल में इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू।